नमस्कार। भारत में अगर अपनी बात शुरू करनी हो तो आप अपनी बात लोकसभा से लेकर शोक सभा तक 3 वाक्यों से शुरू कर सकते हैं। पहला वाक्य होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा वाक्य होगा, भारत की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। और तीसरा वाक्य होता है, कृषि के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो आज की हमारी बातचीत भी किसानों और कृषि पर ही आधारित है। किसानों की बात होगी तो किसान की आय की बात होगी। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। बिहार में अगर हम लोग देखें तो सुशासन बाबू भी ऐसी ही बातें करते रहे हैं, लेकिन इन बातों का, इन दावों का जमीनी स्तर पर क्या हुआ? अगर जमीनी स्तर पर हम लोग सच्चाई देखें, 24 मार्च 2022 को संसदीय समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी और उसके मुताबिक मेघालय के किसानों की आय सबसे अधिक है। मेघालय के किसान औसतन हर महीने 29,348 रुपए कमाते हैं। वहीं पंजाब के किसान हर महीने 26,701 रुपए कमाते हैं। लेकिन बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है और बिहार का प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन केवल 7,542 रुपए कमाता है। यानी पंजाब के किसानों की औसत आय बिहार के किसानों से करीब करीब 4 गुना ज्यादा है। बिहार सरकार धान पैक्स के माध्यम से खरीद करती है। धान की कटाई अक्टूबर महीने में होती है और सरकार खरीद नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू करती है। ये जो खरीद होती है, धान की खरीद में ही 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान बिहार के किसानों को हो जाता है। पंजाब में धान की बिक्री औसतन 2300 रुपए के आसपास है और अगर आप बिहार से इसकी तुलना करें तो बिहार में यह खरीद 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर होती है। यानी कि 700-800 रुपए का नुकसान बिहार के किसान को हर बार यहीं पर झेलना पड़ गया, प्रति क्विंटल झेलना पड़ा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और पिछली बार जो आय की हम लोगों ने बात की थी तो ये 7,000 रुपए किसी व्यक्ति की आय नहीं होती। ये 7,542 रुपए की जो आय है, ये पूरे किसान परिवार की आय है। एक औसत परिवार को भारत में 5 लोगों का माना जाता है, यानी 5 लोगों की कुल आय जो होगी वो 7,542 रुपए है बिहार में, अगर आप खेती कर रहे हैं तो। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में कौन सा व्यक्ति होगा जो अगली पीढ़ी को खेती जैसा काम सौंपना चाहेगा? तो जिस चीज को हम लोग एस्पिरेशनल कहते हैं, उसमें खेती कभी आएगी ही नहीं। तो किसान की जो अगली पीढ़ी होगी वो किसान नहीं बनना चाहेगी, कृषि को एक पेशे के तौर पर अपनाना नहीं चाहेगी। अगली पीढ़ी जोमेटो, स्विगी या फिर फ्लिपकार्ट जैसी किसी संस्था में डिलीवरी बॉय हो जाना पसंद करेगी। जो डिलीवरी का काम करते हैं वैसा काम करना पसंद करेगी। अगर कम पढ़े लिखे हो तो 10वीं पास करके आप बहुत अच्छी कोई नौकरी पालेंगे, इसकी संभावना कम है। और गांव में कॉलेज कितने हैं जिनसे आगे की पढ़ाई कर सके? गांव में रहने वाले किसान का बच्चा, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो गांव में रहने वाले किसान के बच्चे ने पहले तो पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसके पास कॉलेज नहीं थे, और चूंकि कॉलेज नहीं थे इसीलिए 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद जब वो शहर आया भी तो उसके पास जो नौकरी उपलब्ध थी वो डिलीवरी बॉय जैसी ऐसी ही छोटी मोटी नौकरियां थी, जो कि ज्यादातर मैनुअल लेबर वाली नौकरी होती है। वो कोई अच्छी नौकरी पालेगा, कुछ अच्छा कर पाएगा, इसकी संभावना भी कम होती है। हाँ, एक चीज जरूर होगी, गांव में जहां पूरे परिवार की उसकी आय 7,542 रुपए थी, वहां उसकी व्यक्तिगत आय, निजी आय करीब करीब 10,000 रुपए हो जाएगी। इस 10,000 रुपए में से उसे खर्च करना पड़ेगा, काफी कुछ उसके पैसे जो होंगे वो खर्च हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन चलिए वो बातें हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यही समझ लीजिए कि 7,542 रुपए प्रति परिवार की आय पर कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय पर अगर वो वहां से मूव करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से तो आगे ही बढ़ रहा है ना, तो कृषि का काम छूट जाएगा। कृषि को थोड़े ही समय में मैन पावर की समस्या होने लगेगी। बिहार राज्य के जीडीपी का कृषि में योगदान करीब करीब 18 से 19% का है, लेकिन कृषि का अपना ग्रोथ रेट जो है वो लगातार कम ही होता गया है। साल 2005 से लेकर 2010 के बीच देखेंगे तो कृषि का जो ग्रोथ रेट था वो 5.4% था। 2010 से लेकर 2014 के बीच देखेंगे तो ये घटकर 3.7% पर आ गया है और अभी ये 1 से 2% के बीच का है।
तो अगर हम लोग वास्तविक विकास दर की बात करें कि कृषि का विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो जैसा कि नेताजी कहते हैं वैसा कुछ भी सच नहीं है। कृषि असल में नेगेटिव ग्रोथ पर है, वो ऊपर नहीं जा रही, आगे नहीं बढ़ रही, वो पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा तब है जब कथित रूप से बिहार में जो सरकार है वो क्या कर रही है, तो वो कृषि रोड मैप बना रही है। 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप जारी कर दिया गया था और उस रोड मैप के हिसाब से चलते हुए कृषि में आय बढ़ानी थी, कृषि में निवेश वगैरह बढ़ाना था, किसानों की हालत सुधारनी थी। अगर आप इस रोड मैप को खोजने जाएंगे तो ये रोड मैप आपको इंटरनेट पर अंग्रेजी में उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 2017 वाला रोड मैप जो अभी चल रहा है उस रोड मैप को ढूंढ लें तो मुख्यमंत्री जी की वेबसाइट पर उसका लिंक दिखता तो है, मगर अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो लिंक काम नहीं करता। फिलहाल उस लिंक से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जो अंग्रेजी का रोड मैप है उसे आप देखेंगे 2012 वाले को, तो आपको एक बहुत मजेदार चीज याद आ जाएगी अपने आप, न चाहते हुए भी। बिहार में जो शिक्षा का प्रतिशत है, करीब करीब 60% लोग ही जो हैं वो साक्षर हैं, पढ़ लिख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कृषि रोड मैप अंग्रेजी में मिलता है आपको 2012 से 2017 वाला 5 साल का एक कृषि रोड मैप बनाया जाता है, तो उस रोड मैप का आप क्या करेंगे, उस रोड मैप को आम आदमी, एक आम कृषक, आम किसान कितना पढ़ पाएगा, ये आप समझिए, आप सोचिए, आपका विषय है। सरकार इस बारे में कुछ करेगी या नहीं करेगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 2017 से 2022 का जो रोड मैप है उसे अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो और मजेदार चीज नजर आएगी। ये हिंदी में भी उपलब्ध नहीं है। 3 पन्ने का जो इसका दस्तावेज नजर आता है, उस 3 पन्ने में मेरे ख्याल से वो जो प्रेस रिलीज जारी हुआ होगा, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई होगी, उसके 3 पन्ने हमें नजर आते हैं। पूरा कृषि रोड मैप जो था वो हमें अभी नहीं मिल पाया है। अगर कभी मिल पाया तो हम लोग उसकी बात भी करेंगे। इसके साथ ही बात आती है बिहार में भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उस पर किसानों को मुआवजा कितना मिल रहा है। तो बक्सर में किसानों की जमीन को सरकार ने 2022 में 2013-2014 के रेट पर खरीद लिया। अब 2013-2014 से लेकर के 2022 तक में जो है करीब करीब 10 साल का अंतर है और 10 साल में कीमतें बहुत बदल जाती हैं। अगर आप कैमूर देखेंगे तो भारत माला परियोजना में सरकार ने जो कृषि जमीन का सर्किल रेट तय किया था वो 3,20,000 रुपए प्रति एकड़ था। वही बिहार की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश में कृषि जमीन का जो सर्किट रेट है वो 12,80,000 रुपए प्रति एकड़ है। तो 3,20,000 और 12,80,000 में कितने का अंतर है ये आप समझ सकते हैं। इस पर किसानों ने विरोध किया और किसानों को जमकर कूटा गया जी। JDU is with us on the phone line. Sir, what do you have to say on this midnight raids being conducted on the farmers? The farmers have been saying that they were sleeping and in the middle of the night the police started thrashing them. कूटा गया, बिल्कुल सही शब्द यही है, कूटा गया। क्योंकि जैसी पिटाई हुई थी उसको कुटाई कहते हैं, पिटाई नहीं कहते हैं। घरों में घुस घुस कर और लाठी डंडों से पीटा गया। इस पर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। भाजपा से लेकर के दूसरी जगह के जो नेता थे वो सब इस बात पर बयानबाजी कर रहे थे। वो बयानबाजी भी आप सुन सकते हैं, वीडियो तो आपने देख ही लिया, कुटाई कैसी हुई थी किसानों की। तो ये जो स्थिति है इसके रहते हुए आप चाहते हैं या आप कहते हैं कि बिहार के किसानों की हालत में सुधार हो जाए, तो ये सुधार बहुत ज्यादा संभव, बहुत ज्यादा मुमकिन तो दिखता नहीं। इसके बारे में सबसे मजेदार चीज ये होती है कि हाल ही में कृषि मंत्री थे राजद के एक नेता सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह को बार बार चिट्ठी लिखी गई उनके बयानों से परेशान होने के बाद। अब उन्होंने बयान दे दिया था कि बिहार सरकार में जो कृषि का विभाग है वो चोरों का विभाग है, तो इस लिहाज से वो चोरों के सरदार हो गए हैं। क्योंकि सारा विभाग तो चोरों का है तो वो चोरों के सरदार हो गए हैं कृषि मंत्री होने के नाते। ऐसा बयान जब उन्होंने दिया तो राजद को भी इस पर आपत्ति हुई और राजद चूंकि इस सरकार में सहयोगी थी तो मुख्यमंत्री को भी आपत्ति हुई। उनसे जवाब मांगा गया था, पार्टी ने जवाब मांगा था। उसके बाद भी उन्होंने कई चिट्ठियां सरकार को लिखी हैं
अभी हाल में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें ऐसी कई बातों का जिक्र है जिस पर जवाब देना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। और ये जो अभी आप बिहार में देखते हैं कि मंत्री लोग जो है वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, कोई रामचरितमानस पर बयान दे रहा है शिक्षा मंत्री होने के बाद भी, तो कोई दूसरी बातों पर ध्यान दिला रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि पिछले 20 सालों का अगर हिसाब किताब मांग लिया जाए तो सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो जवाब देने की स्थिति में होगा। भाजपा की सहायता से, भाजपा के सहयोग से मोदी जी के नाम पर कुछ एक बार ये लोग चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन अगला चुनाव अब नजदीक ही है और इस चुनाव में नेताओं को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो अब चूंकि कोई और चारा नजर नहीं आ रहा, तो कृषि जो कि उनका मुद्दा था उस पर बात नहीं हो रही, शिक्षा जो कि उनका मुद्दा था उस पर बात नहीं हो रही। ये दो ऐसे विषय थे जिन पर ध्यान दिए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिहार से शिक्षित वर्ग यानी युवाओं का और किसानों का जो पलायन हो रहा है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। तो कृषि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दो ऐसे मंत्रालय होते जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आते। जाहिर है कि ऐसे में उन्हें राम नाम सूझा। अब वो लोग रामचरितमानस पर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जनता जो है वो मुख्य सवाल छोड़कर ऐसी चीजों में उलझ जाए। उम्मीद है कि जनता इस बार इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनेगी। सुशासन बाबू से कड़े सवाल किए जाएंगे। जिन बातों से बिहार को फर्क पड़ता है, जिन बातों का बिहार पर असर पड़ता है, हम लोग उन बातों को देखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।